हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सी साइट यूट्यूब चैनल में। और आज वीडियो में हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप। अब कॉम्प्लेक्सिटी जो हीप के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है टाइम की, वो बहुत तरह की रहती है। जैसे हीप में अगर इंसर्ट करेंगे एलिमेंट तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, हीप में अगर डिलीट करेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, हीप के अंदर सेकंड एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, है ना। मैक्स हीप है तो सेकंड एलिमेंट की बताओ, मैक्स हीप है तो लास्ट एलिमेंट की बताओ, लार्जेस्ट एलिमेंट की बताओ। तो ये बहुत सारे जो टाइप्स है ना, वो आज हम कवर करेंगे इसमें। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इन हीप हम इंसर्शन के लिए देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, जब हम हीप क्रिएट करते हैं तो हम एक चीज़ जरूर देखते हैं कि हमारे जो ट्री है वो नीचे की साइड ग्रो होते जाती है। एंड जितनी ज़्यादा आप ट्री बनाते जाओगे, आपके जो लास्ट लेवल है उसमें एलिमेंट्स जो है वो 2 की पावर में बढ़ते जाएंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो, रूट नोड पे मेरे पास 2 की पावर 0 एलिमेंट्स थे। ओके, कोई इशू नहीं है। हमने फिर बाइनरी हीप जो रहती है वो बाइनरी ट्री रहती है, ये याद रखना। इसके लिए तभी जाके आपका जो मतलब आंसर है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर स्पेशल केस दे दिया उन्होंने, अलग से एक बना के खुद से एल्गोरिदम बना के दे दिया कि हीप के अंदर एक इमेजिनरी हीप है जिसमें 3 नोड्स आ जाते हैं एक साथ, है ना। तो उसके लिए चेंज हो जाएगा वो, उस वक्त आपको कैलकुलेट करता आना चाहिए। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप किसी भी केस के लिए कर सकते हो, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रूट नोड है हमारा, वो सबसे मतलब वो सिंगल रहेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसके दो एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, है ना। ठीक है, रूट नोड हमारा सिंगल नोड है। उसके बाद में रूट नोड के नीचे आएंगे हमारे जो पहले दो एलिमेंट्स है इंटरमीडिएट नोड्स, वो आएंगे, ये दोनों, है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो रूट नोड अगर मैं देखूँ 2 की पावर की कंपेयर मतलब 2 की पावर के अंदर, तो 2 की पावर 0 जो है वो रूट नोड को डिनोट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स बता रही है जो जो है ना, ये वैल्यू पूरी नंबर ऑफ नोड्स बता रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ सेकंड लेवल पे जाऊँ, मतलब डेप्थ 0 है, या अगर अगर ये डेप्थ 0 है, डेप्थ 1 है, ये डेप्थ 2 है ना। तो ये जो डेप्थ 1 रहेगी उस पर जाऊँगा तो हमारे दो नोड्स रहेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 1। अगर डेप्थ 2 पे जाऊँ तो 3 नोड्स रहेंगे, 4 नोड्स रहेंगे, 2 की पावर 2। इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर मैंने वो केस बना दिया है जिसमें मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा, इंसर्शन की कैसे निकालते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर आपके पास है 2 की पावर 0 नोड्स, पहली चीज़। दूसरा है 2 की पावर 1 नोड। तीसरा है 2 की पावर 2 नोड। ऐसे करते करते ये डेप्थ डी तक है, तो ये आएगा 2 की पावर डी नोड्स लास्ट लेवल पे। अब डी की जगह अगर आप जनरलाइज, ये जनरलाइज है 2 की पावर डी नोड्स, अब डी की जगह 2 रख दो, तो लास्ट लेवल पे 4 नोड्स आएंगे, तो हमारे ये वाला ट्री बन जाएगा जो अभी हमने बनाया है ना। ये वाला ट्री बन जाएगा अगर हम लोग डी को 2 रख देंगे तो। सिमिलरली डी को 3 रख दोगे तो उस हिसाब से 8 आ जाएगा। इसे आप निकाल सकते हो, ये जनरलाइज्ड है, निकाल लिया। अब क्या करना है, अगर आप इंसर्ट करोगे किसी एलिमेंट को, है ना, और इंसर्ट करने के बाद आप जब मैक्स उसको वापस से हीप को जो क्या बोलते हैं बैलेंस करोगे, हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो अगर आप वर्स्ट केस देखो तो क्या होगा कि लास्ट एलिमेंट जो मान लो डी 2 की पावर मतलब यहाँ तक पहुंचे, और जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सभी एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या होगा कि ये एलिमेंट सबसे ऊपर आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे से लेवल्स को ये क्रॉस करते हुए ऊपर आएगा, मतलब लेवल 3 को क्रॉस करेगा, लेवल 2 को क्रॉस करेगा, लेवल 1 को करेगा, लेवल 0 को करके स्वैप होते हुए चले जाएगा, है ना। तो अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर इसको करने के लिए जितना टाइम लगा T1, उसको करने के लिए यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करने के लिए जितना लगा T2, इसको कन्वर्ट करने के लिए लगा T3, ये जो आए ना, ये टोटल टाइम निकलेगा। अगर आप देखोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 जो होगा, टोटल टाइम लगेगा। ये तो मैंने आपको जनरलाइज बताया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम वर्स्ट केस लेके चले 2 की पावर डी नोट्स के लिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए वर्स्ट केस में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। ये टाइम लग रहा है, ये एक्चुअली जो है ना, ये टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ नोट्स जो को स्वैप करना पड़ रहा है, ये टाइम लग रहा है ना। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 2 की पावर डी। अब 2 की पावर डी हो गए। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर देखोगे तो आपको ये जीपी दिखेगी। अब जीपी का सम कितना होता है, आपको ये चीज़ें थोड़ी याद होना चाहिए। एपी का सम कितना होता है, या फिर जीपी का सम कितना होता है, क्योंकि ये सब क्या है, जनरल पर्पज है, मतलब हर जगह यूज़ होगा। आप एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड लोगे उसमें भी होगा, आप डीएसए लोगे उसमें भी होगा, सब जगह होगा, इसलिए ये याद होना जरूरी है। ठीक है, तो जीपी का सम कितना होता है, अगर हम 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे करते हैं। अगर 2 की पावर डी तक करेंगे तो हमारा जो जीपी का सम आएगा वो आएगा 2 की पावर 0, मतलब पहला एलिमेंट, इंटू 2 की पावर डी-1 अपॉन 2 - 1। ये 2 क्या है हमारा, कॉमन रेशो आर। यहाँ पर भी ये क्या है, कॉमन रेशो, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर ऑल्दो यहाँ पर ये डी नहीं आएगा, डी+1 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, डी तक जा रहा है। तो ये हमारा सम आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर डी+1 -1। ये हमारे सम होगा। अब ये जो सम रहेगा, ये जो सम आएगा ये आएगा
किसके बराबर, एन के बराबर। एन हमारे क्या है, नंबर ऑफ नोड्स के बराबर। टोटल नोड्स अगर मैं ये केस लिखना मैं भूल गया, एक्चुअली यहाँ आता है बाय डिफॉल्ट आप कंसीडर करते हो एन हमारे नंबर ऑफ नोड्स है टोटल, आप उस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप जनरली कहाँ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एन के टर्म्स में निकालते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये एन हमारे नंबर ऑफ नोड्स हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे हम उसमें क्या होगा, टू की पावर डी प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन, और अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे। इसके लिए लॉग की प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए बेस टू के साथ में अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ये डी प्लस वन आएगा, और यहाँ पर अगर लॉग लिया तो डी आएगा बाहर, डी प्लस वन बाहर आएगा, लॉग टू बेस टू डी प्लस वन इक्वल टू लॉग बेस टू एन प्लस वन। ठीक है, और ये जो होता है ये वन के बराबर होता है। अब आप अगर करो उसको डी निकालो अगर, तो डी आ जाएगी आपकी लॉग एन प्लस वन बेस टू माइनस वन। अब इसमें आप क्या करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स, ये वाला कॉन्स्टेंट हो गया, ये वाला कॉन्स्टेंट हो गया, ये सब क्योंकि एन की वैल्यू हम बहुत बड़ी लेते हैं। मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बताया था ये चीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। तो हमारी डेप्थ डी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, लॉग एन बेस टू के बराबर, सिंपल। और यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। हीप इंसर्शन जो रहेगा उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यही लगना है, लॉग बेस लॉग की पावर लॉग एन बेस टू। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डी डेप्थ दी जो है वो लॉग एन बेस टू आई है, और यही जो है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे इफ़ एन नोड्स आर इंसर्टेड इन अ हीप, तो आपकी जो डेप्थ आएगी डी वो कितनी आएगी, तो वो फ्लोर वैल्यू आती है, ये जो रहती है ये फ्लोर वैल्यू कहलाती है ना। ये मैंने आपको डिस्क्रीट में बताया था, ये इसलिए हम इस ऑर्डर में चल रहे हैं सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट दूसरे वाले से रिलेटेड है। हाँ, अगर टीओसी समझना है तो टीओसी, अगर कंपाइलर समझना है हमें कंपाइलर डिज़ाइन, तो उसके लिए पहले आपको टीओसी आना जरूरी है, नहीं तो आप कंपाइलर नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर इसको आपको आता है तो ये भी कर लूँगा। इसलिए मैं आपको ये ऑर्डर में चला रहा हूँ, पहले डिस्क्रीट फिर डेटा स्ट्रक्चर फिर कंप्यूटर नेटवर्क, इस तरह से हम लोग करेंगे सब्जेक्ट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन ऑफ अ नोड इन हीप क्या होता है, लॉग एन। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑर्डर वन। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी होगा वो ऑर्डर वन कैसा है तो उसका मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारी हीप है, अब मुझे बोला है फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ, तो वो तो हमेशा रूट नोड पे होगा, तो उसको ढूंढने के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ए ऑफ जीरो प्रिंट करूंगा, मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट आ जाएगा। बोला सेकंड लार्जेस्ट बताओ, तो सेकंड लेवल पे होगा, आपको सिर्फ लेवल चेक करना पड़ेगी, इस लेवल पे आएगा। थर्ड लार्जेस्ट बोला, वो सेकंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए आपकी मैक्स हीप के अंदर अगर हम लोग देखें केथ लार्जेस्ट एलिमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो होती है ऑर्डर वन। अगर हम लोग मैक्स हीप के अंदर देखें केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर एन, क्योंकि हम लोगों को स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा रूट जो लीफ नोड है उसके पास में आता है, हमेशा डेप्थ डी के पास में रहता है, इसलिए हम लोगों को लास्ट लेवल तक जाना पड़ेगा, तो हमें ऑर्डर एन लगेगा। तो ये पॉइंट है, मैंने आगे लिखा भी है शॉर्ट में, तो आप उसको याद कर लोगे ना, आप फटाफट कर लोगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हीप रीहीपिफिकेशन करने के लिए हमें ऑर्डर लॉग एन लगता है टाइम, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बट हाँ, नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स अगर आपको गिवन है पेरेंट का पी, एंड अगर आपको निकालना है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का इंडेक्स, तो आपका फॉर्मूला रहता है लेफ्ट चाइल्ड के लिए टू पी प्लस वन और राइट चाइल्ड के लिए टू पी प्लस टू। अब अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं करना है तो। ये आ गया ए ऑफ ज़ीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू। इंडेक्स यहाँ पे पी जो है वो जीरो है, तो जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका क्या आ गया, ए ऑफ वन दैट इज टू पी प्लस वन, और ए ऑफ टू क्या आ गया, और जो राइट चाइल्ड है उसका क्या आ गया, ए ऑफ टू दैट इज टू पी प्लस टू। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, वन और टू आ गया। ठीक है, ये सिंपल इस तरह से। हाँ, लेकिन अगर आपको लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स दिया हुआ है देन आप उसको इस तरह के फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। इसमें ये याद रखना है फ्लोर वैल्यू लगती है, सिंपल, और कुछ नहीं, फ्लोर वैल्यू ध्यान रखना है। बाकी तो फॉर्मूला क्या है, देखो टू पी प्लस वन इक्वल टू सी है, तो पी क्या आ जाएगा, सी माइनस वन बाई टू। इसकी बस फ्लोर वैल्यू लेना है, इतना याद रखना है, बाकी तो आप इक्वेशन तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम हीप। तो डिलीशन जो होता है ना वो भी सेम है, एग्जैक्ट सेम इंसर्शन से। फर्क कैसे दिखता है, जब भी आप डिलीट करते हो मैक्स हीप से तो आप हमेशा रूट नोड को डिलीट करते हो, और रूट नोड को डिलीट करने के बाद आप रीहीपिफिकेशन करते हो। और हमने रीहीपिफिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद करी थी लॉग एन, अभी ऊपर मैंने पॉइंट बताया था, है ना। तो इसलिए आपकी डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वन तो डिलीट करने के लिए ऑर्डर वन, और लॉग एन रीहीपिफाई करने की, तो आपका आंसर क्या आ गया, सिंपल लॉग एन। तो ये डिलीशन की होती है, बाकी यही मैंने यहाँ पर आपको उसी का प्रूफ दिया है, बट मैं बोलूँगा आप इस तरह लॉजिकली याद रखोगे ना, कुछ पॉइंट्स याद रख लेना, तो आप बाकी तो अपने आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने निकाला इसको, अभी हाथों हाथ निकाला है ना, पर कोशिश करो कि ये समझ में आ जाए आपको अच्छे से।
अब नेक्स्ट तो देखो ये वाला जो है फाइंडिंग सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैक्स हीप, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अगर मैं इसका आंसर अगर आप याद होगा आपको तो एक ही बार में बता देंगे, ऑर्डर बनाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। और वो कैसा है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप हर किसी का प्रूफ तो मैं आपको नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक लॉजिक बता दिया, उस बेसिस पे ही आसपास ही सबके लॉजिक एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत अलग ही चल रहा है लॉजिक, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लोगे, बहुत बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट थर्ड लार्जेस्ट बोला, उसके लिए मैक्स हीप के अंदर तो उसका भी ऑर्डर बनाएगा। हाँ, पर अगर ये बोल देते कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, तो आपका आंसर क्या आता इन मैक्स हीप, तो आपका आता ऑर्डर एन, ऑर्डर एन आंसर आता। ये देखो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन मैक्स हीप इज ऑर्डर एन। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मैं आपको बताया था वो रहा। अब मैंने ये जो लिखा है आप इसको रट लो बस, अगर आप इसको रट लोगे ना आपके सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैक्स हीप की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग केथ लार्जेस्ट ऑर्डर वन, केथ स्मॉलेस्ट ऑर्डर एन, इंसर्शन के लिए लॉग एन, डिलीशन के लिए लॉग एन, डिक्रीज की एक आगे हम पढ़ेंगे डिक्रीज क्या होता है उसका भी लॉग एन रहता है, खत्म। सिमिलरली मीन हीप के लिए क्या होता है तो केथ फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑर्डर एन, फाइंडिंग स्मॉलेस्ट ऑर्डर वन, इंसर्शन लॉग एन, डिलीशन लॉग एन, डिक्रीज की लॉग एन, खत्म। आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों मैक्स हीप मिन हीप की एक ही बार में आपने करनी। अब कभी भी आएगा तो आप फटाफट आंसर दे दो कि हाँ भाई स्मॉलेस्ट, अगर मिन हीप बोला है और लार्जेस्ट है ना, जस्ट ऑपोजिट। मिन हीप मतलब छोटा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन पूछ हम लार्जेस्ट के ले रहे हैं, बड़े एलिमेंट के लिए, तो उसका सीधा आंसर आ गया ऑर्डर एन में, बहुत लंबा है, बहुत दूर है एक दूसरे से, है ना, उस तरह से याद कर लेंगे। तो ये आपका मिन हीप का मैंने बता दिया। और डिक्रीज की क्या होती है, जो शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना यूज नहीं इसका, बट मैं आपको बता देता हूँ। डिक्रीज की मतलब आप जो भी हीप के अंदर एलिमेंट है उसकी वैल्यू, जैसे ये 61 है, उसकी वैल्यू आप एक से कम कर दो, 61 से 60 कर दो, तो ये कहलाती है डिक्रीज की। जनरली ये डीबीएमएस में यूज होती है, तो उस वक्त इंडेक्सिंग वगैरह आती है ना, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा हैशिंग इंडेक्सिंग, उसमें ये डिक्रीज की का ज़्यादा यूज है, तो उस वक्त मैं बताऊंगा। आप इसको बस ध्यान रखना, डिक्रीज की का होता है ऑर्डर लॉग एन, खत्म। और डिक्रीज की मतलब आप एक एलिमेंट की वैल्यू को एक से कम कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, या 10 से कम कर रहे हो, जैसे यहाँ 10 से कम करा है तो यहाँ 50 आ गया, 60 की वैल्यू कम होकर 50 आ गई, अगर ये हीप लूँ मैं इसकी बात करूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। सबसे जो क्या बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था हीप का वो मैंने कवर करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी हीप सॉर्ट के ऊपर रहेगी। इसमें बस आपको देखना है कि यार मतलब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि कैसे आप हीप को सॉर्ट करते हो, क्या किस बेसिस पे करते हो। मैक्स हीप को सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, किस तरह से आपका अरे फॉर्म होगा, मिन हीप को करोगे तो कैसे होगा, है ना। और ये सारे कंसेप्ट जो मैंने बताया ना वो सब उसमें यूज़ होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेना जितने भी मैंने बताए हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।